नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो है चौथा दिन है और ये चौथा आर्टिकल है जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम है, जिसमें आपको टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, कई सारे शब्द मिलेंगे। आपको एक आर्टिकल समझ में नहीं आता, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा और ज़रूरत पड़े कमेंट बॉक्स में डालिए तो मैं एक्सप्लेन भी करके बता सकता हूँ इसको। बाकी अभी हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, बाद में सी सेट में जैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इन्हीं से जो है मैं आपको तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो है एक एक पैरा से निकाल के आगे हम लोग इसको जो है और अपग्रेडेड वे में जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी तो ये आर्टिकल हम अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप सुनिए एक बार दो बार, क्योंकि अभ्यास ही जो है वो आपको बेहतर बना सकता है इस मामले में। क्योंकि आप पेपर देख ही रहे होंगे, पेपर जो है वो कभी भी किसी भी लेवल पे चला जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल इस समय यूपीएससी का कि क्या है उनकी मर्जी और कारण क्या है। कारण जिनका कुछ कारण नहीं होता वो कुछ भी कारण बता देंगे आप क्या कर सकते हो, है ना। याचिका लोग देते हैं, वो 15 दिन में रिजल्ट डाल देती है यूपीएससी। तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप तैयार रहिए बस। बहुत अगर कभी कंसेशन मिलेगा भी ना तो एक अटेम्प्ट का कंसेशन मिल जाएगा कि कोर्ट कह देगा कि चलिए। तो बीच में जो है टेक्निकल ग्लिच आ गया था, ग्लिच आ गया था जो बोलते हैं लोग स्टाइल में। तो टेक्निकल ग्लिच विलिच पता नहीं, फिलहाल आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हम ये कह रहे थे कि मैक्सिमम अगर आपको कभी जो है कंसेशन मिलेगा भी तो वो एक अटेम्प्ट का मिल जाएगा। कोर्ट बोल देगा कि भाई इन लोगों को एक अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो फिर बात वही आ जाएगी, है ना। एक साल आप जो है संघर्ष करने में लगा देंगे तो अगले साल पेपर में 2 साल का अगर करंट अफेयर आता है तो फिर एक अटेम्प्ट जो मिलेगा उसका भी कोई बेनिफिट नहीं। तो इसलिए अपने संघर्ष को निरंतर बनाए रखिए, अपनी निरंतरता को बनाए रखिए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे करते हैं, ज़्यादा समय हो जाएगा। और चौथा आर्टिकल है आज हमारा, तो स्टार्ट करते हैं कि वन के एकाकी बास से सामूहिकता के आंगन में खेलते कूदते गिरते उठते कबीलाई जीवन के प्रांगण में पहुंचे मानव ने सामाजिकता के मूल तत्व को समझते हुए न्याय के वितरण की धुंधली सी चादर को राजा रूपी कढ़ाई से सुंदर बनाने के प्रयास का सफल आरंभिक प्रयोग किया। कालांतर में राजा को प्रदत्त जन अधिकारों के क्रियान्वयन में उपजी विसंगतियों ने शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया, जो अमेरिका के संविधान और फ्रांस की क्रांति से उपजी शासन प्रणाली में उद्भूत होकर विश्व के लिए प्रेरणा का पुंज बना। और इस पुंज के प्रकाश ने विभाजित शक्ति केंद्र संस्थानों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के भिन्न भिन्न मार्ग उत्कीर्ण किए तथा इनके गर्तों को विभिन्न सुधारों के रत्नों से अलंकृत कर एक दर्शनीय, अनुकरणीय, अनुपालनीय, अंगीकरणीय स्थापत्य सोपान समाज को दिया। देखिए, अगर आपको आर्टिकल किसी को ज़्यादा मन हो इकट्ठा पढ़ने का तो ब्लॉग है, उसका नाम है धक्का देना जरूरी है .blogspot.com, बिना स्पेस के और स्मॉल लेटर्स में ही अगर आप गूगल पे डाल के सर्च करेंगे धक्का देना जरूरी है .blogspot.com तो आपको जो है सारे आर्टिकल वहाँ पढ़ने को मिल सकते हैं। तो किसी को अगर उत्साह हो इस बात का कि नहीं हम सारे एक साथ पढ़ लेंगे, एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ भी सकता है पसंद हो अगर। तो वैसे हमें पता है पसंद जो है जो अपलोड कर रहे हैं वही लोग जो है ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अभी तक एक भी फीडबैक नहीं आया। तो ठीक है, चलिए देखिए आगे। तथा इनके गर्तों को विभिन्न सुधारों के रत्नों से अलंकृत कर एक दर्शनीय, अनुकरणीय, अनुपालनीय, अंगीकरणीय स्थापत्य सोपान समाज को दिया। इसी भावना में निहित था विश्व का पहला लोकतंत्र, जिसका एक रेखीय, एक दैशिक सिद्धांत था। जन की महत्तम भूमिका न्याय के वितरण हेतु स्थापित विधि विधानों, नियमों, उपनियमों, संस्थाओं में जनाकांक्षा के अनुरूप प्रतिनिधियों का नियोजन, जो सदैव सार्वभौमिक कल्याण की अभीष्टतम परंपरा के सृजन की नींव पर सुविकास के आकर्षक भवन का शिलान्यास करें, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पूजनीय हो अपनी लोचशीलता के साथ। अगर देखिए सुन के समझने में दिक्कत है तो पॉज करके देख भी सकते हैं, इसीलिए स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो पूरा स्टार्टिंग सही रहता है ना। ये भाव है कल्याण के सनातन विस्तार का, जिसमें पृथ्वी के समस्त जीव चर अचर अदृश्य गोचर सम्मिलित हैं। इसी मूल उद्देश्य के साथ विश्व में स्थापित सभी छोटे बड़े लोकतंत्रों ने आंखें खोली और अपने जन्म से किशोरावस्था तक प्रायः मनुष्य के जीवन के समरूप अपनी पवित्रता को भिन्न भिन्न गतिमानों और प्रतिमानों के साथ जीवंत रखा और अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे।
यद्यपि आरंभ में जनांकिकी के अनुरूप संतुलन वर्तमान की अपेक्षा सरल रहा, परंतु समय के साथ बढ़ते भार ने और व्यवस्था के उसी अनुरूप परिवर्तन न होने के कारण तंत्रों में विसंगतियां आती गईं। अधिकारों का संकेंद्रण बढ़ता गया और शक्ति के इस संचयन ने पुनः समाज को एक बहुकेंद्रीय राजतंत्र की ओर बलात् धकेला। परिणाम का अंतिम स्थानक अभी बहुत दूर ही था और व्यवस्था अपने यौवन में प्रवेश करते करते आकलन योग्य विचलन का पथ अपना चुकी थी और आम जनमानस अपनी ये शक्ति वैवेकिक होने के कारण खो चुका था। तो इस लोकतंत्र रूपी पुत्र का उद्देश्य से भटकना स्वाभाविक था और वही हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब कोई क्रांति होती है तो मतलब कितने उद्देश्यों के साथ होती है, आप सोचिए। और होता क्या कि क्रांति जिन उद्देश्यों के लिए होती है बड़े दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि समाज कोई 2, 4, 10, 15, 20 लोगों की कमेटी तो है नहीं। 8 अरब की आबादी है, लगभग 8 अरब से ज़्यादा ही हो गई होगी इस समय। भारत की आबादी 1.5 अरब के आसपास है। तो इतने सारे लोगों के लिए कोई दीर्घकालिक उद्देश्य सुनिश्चित करना कोई ऐसा नहीं कि आज क्रांति खत्म हुई कल से लागू हो जाएगा। और लागू होने के पहले ही पूरी तरह से अगर रास्ते से भटक जाए व्यवस्था, तो वही हुआ कि हमने क्रांति की भी, व्यवस्था बदली भी और व्यवस्था चलते चलते दीर्घकालिक उद्देश्यों तक पहुंच नहीं पाई। उसके पहले ही जो है इतनी विचलित हो गई अपने पद से कि आकलन की ज़रूरत अभी से पड़ने लगी कि अब आकलन करना ही पड़ेगा। इतनी भटक गई है, दोबारा ठीक करने का नंबर आ गया। चालू ही नहीं हो पाई और जो है दोबारा ठीक करने का नंबर आ गया फिर से। तो यहाँ पे थे हम लोग कि अपनी ये वैवेकिक जनमानस, अपनी ये शक्ति वैवेकिक होने के कारण खो चुका था। तो इस लोकतंत्र रूपी पुत्र का उद्देश्य से भटकना स्वाभाविक था और वही हुआ। यद्यपि इस विचलन के आते आते कुछ ऐसे बीजों का आरोपण हो चुका था जिनमें बहुत विशाल होने की संभावना तो नहीं थी, परंतु अपने छोटे बीथिका युक्त उपवन बना सकता था और इतना हुआ भी। वर्तमान परिदृश्य में कुछ लोकतंत्रों ने जन अपेक्षाएं पूरी भी की, परंतु अधिकांश लोकतंत्रों ने अपनी बढ़ती जनांकिकी के संसाधनों पर बढ़े हुए दबाव को देखते हुए वितरण के स्थान पर संग्रहण का मार्ग अपनाया और कुछ ने नाम मात्र के न्याय सिद्धांत के अनुकरण के साथ एकत्रण का मार्ग चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष द्वितीय प्रकार के लोकतंत्र की श्रेणी में आता है, जहां नेतृत्व आभा तो लोकतंत्र की देता है, परंतु यथार्थ में ये कई प्रकार की विषैली विसंगतियों की चपेट में है। उदाहरण हेतु विधायी समस्याएं, न्यायिक समस्याएं, कार्यपालिक समस्याएं, इन संस्थानों के पारस्परिक संघर्षण से उपजी समस्याएं, सरकार के द्वारा प्राथमिकताओं का ठीक चयन न करने की समस्याएं, तुष्टीकरण की राजनीति, सेवा का अपराधीकरण, क्षेत्रवाद की राष्ट्रीयता पर बढ़त, परिवारवाद को जनहित पर वरीयता, शिक्षा का अधूरा सार्वभौमिकीकरण, बाजार पर खोखला नियंत्रण, राष्ट्रीय हित की ओट में सांख्यिकी के गलत प्रदर्शक सूचकांक, चुनाव प्रणाली में न्यूनतम जन भागीदारी प्राप्त दल की सरकार बनना, चुनाव में पड़े मतों के एक बड़े प्रतिशत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना आदि। तो ऐसे करके कुछ समस्याएं जो है हमने उकेरी हैं इस आर्टिकल में। तो ये समस्याएं जो है दिखाई देती हैं। इन सभी समस्याओं से एक तथ्य स्पष्ट है कि सैद्धांतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में भारतीय लोकतंत्र का प्रयास सराहनीय भी है और प्रशंसनीय भी, परंतु इसके सुचारू संचालन में ये असफल ही रहा है। इसका आकलन इस देश का वो नागरिक भी सरलता से कर पाता है जिसके पास कोई आंकड़े ना हो, क्योंकि वह इस भ्रष्ट आचरण के चलते फिरते पुतलों को अपने आसपास कभी भी देख सकता है, तो उसे आंकड़ों की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। सरकार इस भ्रष्ट व्यवहार को न्यूनतम दिखाने की कोशिश में आंकड़े एकत्र कर अपने लाभ को राष्ट्रीय हित घोषित करके अपनी छवि सुधार के साधन के रूप में प्रकाशित करती है और स्वयं ही तरह तरह के समारोहों में अपनी पीठ थपथपा लेती है। दुखद यह है कि सभी इस बात को जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठा पाते या प्रतीक्षा कर रहे हैं इस आशा में कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, जैसा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनमें गलती का विरोध न करने की सहनशीलता विकसित की गई है। आश्चर्य होता है कि इस राष्ट्र में एक तरफ शिक्षा उपलब्ध भी नहीं है और जिन्हें मिली वे मानसिक पंगु हो गए और उन्हें अपनी इस पंगुता पर गर्व भी होता है। नाम का है ये लोकतंत्र। मुझे ये कहने में तनिक भी झिझक नहीं, क्योंकि यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स, मॉडल प्रोजेक्ट्स, राजनीतिक हथकंडों के नाम पर झूठी अच्छाइयों का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि भ्रष्टाचार किसी अंडरग्राउंड मकान की सबसे नीचे वाली मंजिल में बैठा है, अर्थात आधार वही है परंतु नज़र नहीं आता। इसके उदाहरणों और कारणों पर भी विस्तृत चर्चा एक
अन्य अध्याय में करेंगे, अभी विषयांतर करना उचित नहीं। अब आप समझ ही रहे होंगे काम का लोकतंत्र क्या होता है। तो आशा है कि हम इस औपचारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को वास्तविक लोकतंत्र में शीघ्र ही बदलेंगे। इसके पथ को कभी तलाशना हो तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की विवेचना मात्र आपके समस्त दुविधामय प्रश्नों को हल कर देगी। ये इसकी आखिरी लाइन जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस औपचारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को वास्तविक लोकतंत्र में शीघ्र ही बदलेंगे। इसके पथ को कभी तलाशना हो तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की विवेचना मात्र आपके समस्त दुविधामय प्रश्नों को हल कर देगी। देखिए, एक चीज़ है, आर्टिकल आप सुनिए, आर्टिकल सुनने में कुछ बुराई नहीं है, पर सुनते समय हर बात को पूरी तरह सही नहीं मान लेना है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको हर बात का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ना कि आप जो है आर्टिकल सुनने के बाद एक विचारधारा में चले जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल लिखने वाले का क्या दृष्टिकोण है, क्या स्थिति है, या किस चश्मे से वो देख रहा है, उसमें पर आपकी जो आवश्यकता है उसमें दोनों में अंतर है। तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुरूप चलना है, अपने विवेक को जागृत रख करके आर्टिकल सुनना है, ठीक है। आपको इस आर्टिकल से अपने काम की चीज़ें निकालनी है, ठीक। और आपको वैचारिक रूप से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्रभावित करती हैं, तो उनको भी सकारात्मक रूप से ही देखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से गलत मतलब नहीं निकालना है इन चीज़ों का, अगर किसी को ज़्यादा समझ में आ भी रहा है आर्टिकल तो। चलिए ठीक है, आपको शब्दावली चाहिए है ना, आप शब्दावली लीजिए, विचार कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं ये लीजिए, बाकी आगे कैसे लेखन किया जाता है इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको आर्टिकल अच्छे लग रहे हैं और वीडियो आपको पसंद है तो आप जो है अपने किसी दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और अब जो है चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहे हों तो, क्योंकि आप लोगों का जो उत्साह जब दिखेगा तो फिर हमें ऑटोमेटिकली हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। और इन आर्टिकल्स का यूज आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और आंसर राइटिंग को बूस्ट करने के लिए शब्दावली इकट्ठी करने और विचार इकट्ठे करने में लगाना है। आपको अपनी पर्सनालिटी नहीं बनानी है इस आर्टिकल से, और बाकी पर्सनालिटी आपकी पहले तो बननी नहीं चाहिए। अगर बनती है इन केस तो फिर जो है बहुत सोच विचार करके गहन अवस्था में, तब आप सोच समझ के ही निर्णय लीजिए जो भी लीजिएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। बस अपने को क्या है कि हमें समझना आना चाहिए, किसी ने कोई चीज़ लिखी है तो कैसे समझ में आएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी हो गया, 13 मिनट का होने वाला है। धन्यवाद।